हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे और आप सभी के चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड बी फार्म सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने 2 लेक्चर पहले ही पढ़ चुका है और आज हम लोग को स्टार्ट करना है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। इससे पहले हम लोगों ने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, कैटाबोलिन एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। ये कल के लेक्चर में पढ़ा था। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या होता है, हिस्टामिन क्या होता है, ऑटोकॉइड्स क्या होता है। ये सब पूरा का पूरा हम लोग पढ़ के ख़त्म कर दिए थे। केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामिन, फिर बायोसिंथेसिस, ये सब हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके तुरंत उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसका नोट्स आप लोग एकदम अच्छे से सूटेबल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, किसी को किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत बताइए। मैं उसको समझाते हुए अगले वीडियो में फिर जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले रहूँगा वो स्टार्ट करूँगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन के कौन कौन से फिजियोलॉजिकल रोल हैं तो उसको देखना है। तो इसमें जो है पहले उसको देख लीजिए, फिर एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं क्या क्या है उसको हम लोग सभी को देखते हैं। देखिए है पेन, इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी, डायरेक्ट वैसोडिलेशन, एक्सॉन रिफ्लेक्स वैसोडिलेशन, ब्रोंकियोस्पैम, ब्रोंकियल सिक्रेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इम्यूनोसप्रेशन। तो सभी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन पढ़ना है और हिस्टामिन रिसेप्टर। आज हम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन एंड हिस्टामिन रिसेप्टर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन सभी पॉइंट को देखते हैं कि ये सब क्या हैं, कैसे कैसे हैं, बॉडी में नुकसान करते हैं या फिर बेनिफिट हैं इन सब के। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पेन। तो इसका पेन में क्या लिखेंगे, हिस्टामिन एक्टिविटीज द निकोटीन एंड प्रोस्टाग्लैंड मॉलिक्यूल एंड विच काज द पेन इन आवर बॉडी। तो मतलब क्या हुआ, ये क्या क्या कैसे पेन होता है। बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन में जब कोई भी इंजरी होता है तो प्रोस्टाग्लैंड बनता है और ये लिकोट्रीन एंड हिस्टामिन को एक्टिवेट करता है और ये लिकोटीन, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंड तीनों मिलकर बॉडी में पेन को डेवलप करते हैं। ठीक, तो यही सब होता है। ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट नहीं होता। ये पेन जब होगा तो नुकसान ही है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए सेकंड पॉइंट को देखते हैं, इंक्रीज वैस्कुलेशन परमिबिलिटी। पेन के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं। ये बॉडी के लिए नुकसान होता है। कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे बॉडी में कोई भी पेन हो। सब एकदम अच्छे रिलैक्स रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे बॉडी में कोई पेन हो। तो इसको इजी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो ये लिख दीजिएगा, हिस्टामिन एक्टिविटीज द निकोटीन एंड प्रोस्टाग्लैंड मॉलिक्यूल एंड विच काज द पेन इन आवर बॉडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। अब ये क्या होता है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। देखिए, जब भी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होता है तो ये वैस्कुलर परमेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है और WBC पर जो है वो तेज़ी से फ्लो करने लगता है, ताकि जब ब्लड वेसल तेज़ी से फ्लो करेगा तब WBC टारगेट साइट पे पहुंचेंगे और वहाँ इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको वैस्कुलर परमिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और जब वैस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो तेज से होगा और यही इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी है। तो देखिए, अगर आप लोग इसमें स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना दीजिएगा कि इसकी साइज बढ़ेगी, फिर इसमें फ्लो तेज़ी से होगा और जो वैस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो ब्लड का फ्लो तेज से होगा और यही इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी है। तो इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन मैकेनिज्म प्रोसेस हिस्टामिन इंक्रीज द वैस्कुलर परमिबिलिटी सो द WBC वैसोफिल न्यूट्रोफिल कैन इजिली माइग्रेट टूवर्ड द इंजेक्टेड साइट एंड साइज काज द इन्फ्लामेशन। तो यही होता है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। इसमें हम लोगों ने पेन देख लिया, इंक्रीज वैस्कुलेटर देख लिया। अब देखते हैं डायरेक्ट वैसोडिलेशन, ये क्या है और ये बॉडी के लिए कैसा है। तो डायरेक्ट वैसोडिलेशन क्या है, व्हेन हिस्टामिन इज रिलीज इन आवर ब्लड इट द कॉज इट इज वैसोडिलेशन ड्यू टू द इंक्रीज इन द ल्यूमन साइज ऑफ द ब्लड वेसल इन द ब्लड प्रेशर
इज रिड्यूस। मतलब क्या है, इसका मतलब होता है वैसोडिलेशन को डायलेट मीन्स चौड़ा कर देगा और ब्लड वेसल को ल्यूमन साइज को चौड़ा कर देता है। तो जैसे ही साइज इसका बढ़ेगा तो इसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो घटता है और ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। जब ब्लड प्रेशर घटेगा तो ये बेनिफिट नहीं है, ये एकदम ही नुकसानदायक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया गया है वैसोडिलेशन में जब भी हमारे बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होगा तो बॉडी में बीपी को, ब्लड प्रेशर को ये कम कर देता है। जब भी बॉडी में रिलीज होगा हिस्टामिन तो इसका ब्लड प्रेशर बॉडी में कम कर देता है। तो ये हमारे बॉडी के लिए भी नुकसानदायक होता है। ब्लड प्रेशर घटेगा तो कोई बेनिफिट है नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसका वो है एक्सॉन रिफ्लेक्स वैसोडिलेशन। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन का 4 पॉइंट है, वो है एक्सॉन रिफ्लेक्स वैसोडिलेशन। अब ये क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, लिख देंगे बाय द रिलीज। पहले समझिए ये होता क्या है। अगर ये एक्सॉन को रिफ्लेक्स को वैसे डिलेट कर देगा तो जो नर्व इम्पल्स होती है वो तेज़ी से जा रहे थे, जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो तेज़ी से जा रहे थे, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। यानी जब हमारा बॉडी बहुत तेज़ी से सिग्नल पास करता है तो वो थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा और ये जब थोड़ा सा रिड्यूस कम हो जाएगा तो ये भी बॉडी के लिए नुकसान ही होता है। और जो एक्सॉन होता है उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो अभी दिखा रहा हूँ उसको भी। एक्सॉन का स्ट्रक्चर इसी टाइप में कुछ होता है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। चलिए स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे उसको देखते हैं, फिर आगे इसको अच्छे से समझेंगे। इसका मतलब यही है, अगर एक्सॉन को रिफ्लेक्स को वैसोडिलेट कर देगा तो ये नर्व इम्पल्स जितनी तेज़ी से जा रहे थे वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब स्पीड उसका कम हो जाएगा। तो लिखेंगे व्हेन हिस्टामिन इज रिलीज इन आवर बॉडी इट कॉज द वैसोडिलेशन ड्यू टू इंक्रीज इन द ल्यूमेन साइज ऑफ ब्लड वेसल द ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस, ठीक। ये तो डायरेक्ट वैसोडिलेशन समझने लगे हम लोग। एक्सॉन रिफ्लेक्स वैसोडिलेशन में क्या लिखेंगे, बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामिन द रिफ्लेक्ट एक्शन ऑफ एक्सॉन इज वैसोडिलेटेड सो द नर्व कंडीशन इज रिड्यूस। नर्व का कंडीशन इसलिए रिड्यूस हो जाएगा। अब ब्रोंकियोस्पैम्स के बारे में देखते हैं वो क्या होता है और इसके क्या क्या हैं बॉडी में। देखिए ब्रोंकियोस्पैम्स फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन का जो ये 5th पॉइंट है वो है ब्रोंकियोस्पर्म्स। ब्रोंकियाई क्या होता है, ब्रोंकियाई मीन्स जो हमारे गला होता है वही होता है ब्रोंकाई। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ स्मूथ मसल। यह स्मूथ मसल का इन्फ्लामेशन है और स्मूथ मसल में जब स्पर्म होके इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाई एक स्मूथ मसल है और स्मूथ मसल में स्पाम होके इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर ऐंठन हो जाता है। और जब स्पाम होता है तो जो पाइप होती है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलीज नहीं कर पाती और वो टाइट से हो जाती है और तब उसे अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। और अस्थमा की प्रॉब्लम क्या होता है, जिसको अस्थमा होता है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो पूरी अच्छी तरीके से सांस को नहीं ले पाता है, सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। अस्थमा के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में शायद, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है, क्या क्या करना है इसमें। व्हेन हिस्टामिन इज रिलीज इनटू द ब्रोंकाई मसल देन इट कॉज द ब्रोंकोस्पैम्स विच में लीड टू द अस्थमा, ठीक। तो इसमें ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन ब्रोंकियल सिक्रेशन। तो ब्रोंकियल सिक्रेशन क्या होता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन में हम क्या लिखेंगे। ब्रोंकियल सिक्रेशन देखिए ये हमारे बॉडी के लिए ये भी नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है, ब्रोंकाई सिक्रेशन जब बढ़ जाता है तो कफ बढ़ जाता है, कफ होता है और मनुष्य में खांसी आने लगती है और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है। ब्रोंकाई का जब सिक्रेशन बढ़ जाता है तो कफ हो जाता है, खांसी आने लगता है मनुष्य को और उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। तो ये भी कोई बेनिफिट नहीं है हमारे बॉडी के लिए, ये भी नुकसानदायक ही होता है।
तो इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन हिस्टामिन इज रिलीज एंड बाइंड विद द ब्रोंकाई मसल्स देन ब्रोंकियल सिक्रेशन इज इंक्रीज एंड द अमाउंट कफ इज इंक्रीज in our bronchi muscle respiratory tract which may cause cough and cold। ठीक, खांसी आने लगता है, उसके बाद उसको कफ बनने लगता है, उसके गले में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो यही सब ब्रोंकियल सिक्रेशन के इंक्रीज होने पर होता है। अब देखते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को देखिए, एसिडिटी मतलब जितना खा रहे हैं वो एकदम अच्छे से हमारे बॉडी में वो पच नहीं रहा है, एकदम सब निकल जा रहा है। तो कैसे सब क्या लिखेंगे, एसिडिटी ड्यू टू हिस्टामिन द HCl इज रिलीज फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड विच मे काज एसिडिटी और गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनो सप्रेशन। अब ये क्या होता है, इम्यूनो सप्रेशन जो होते हैं ये हमारे बॉडी के इम्यूनो सिस्टम को एक्टिवेट तो करते हैं, बट ओवर एक्टिव होने पर ये इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस भी करते हैं। तो यही होता है हमारा इम्यूनो सप्रेशन। तो इम्यूनो सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे, इम्यूनो सप्रेशन में लिखेंगे द मोर रिलीज ऑफ हिस्टामिन इट मे काज ऑफ इम्यूनो सप्रेशन। तो फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन में 8 पॉइंट यहाँ पे शायद दिए हुए हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्टामिन रिसेप्टर का। तो देखते हैं, पेन के बारे में देख लिया, पेन क्या होता है, फिर इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी के बारे में भी देख लिया कि ये क्या होते हैं, पेन भी देख लिया, इंक्रीज वैस्कुलर पेन क्या होते हैं, पेन के बारे में देखें हम लोग कि बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन में जब कोई इंजरी होता है तो प्रोस्टाग्लैंड बनता है और ल्यूकोट्रीन एंड हिस्टामिन एक्टिवेट करता है, और ल्यूकोट्रीन, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंड ये तीनों मिलकर बॉडी में एक पेन डेवलप करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम पेन। और ये हमारे बॉडी में कोई पेन होता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं, ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक ही है, तो ये अच्छी नहीं है। अब इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी वह होता है जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो वैस्कुलर की परमेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और साइज भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जो WBC पर जो तेज़ी से फ्लो करने लगती है, ताकि ब्लड वेसल्स तेज़ी से फ्लो करेगा तब WBC टारगेट साइट पर पहुंचेंगे और वहां इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए वैस्कुलर परमेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। ठीक, तो इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे वो सब भी देख लिया है। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा है कि डायरेक्ट वैसोडिलेशन। इसका मतलब होता है, वैसोडिलेशन मीन्स होता है डायलेट करना, मीन्स चौड़ा कर देना। ब्लड वेसल के ल्यूमन साइज को चौड़ा कर देगा, तो जैसे ही साइज बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर इसका घटेगा, और ब्लड प्रेशर घटेगा तो बॉडी के लिए ये भी हमारा नुकसानदायक ही है। एक्जॉन रिफ्लेक्स वैसोडिलेशन क्या होता है, इसको भी देखें। अगर एक्जॉन में रिफ्लेक्स को वैसोडिलेट कर देगा तो जो नर्व इम्पल्स जितनी तेज़ी से जा रहे थे वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, यानी जब हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी से सिग्नल पास करता था और तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ये था एक्जॉन वैसोडिलेशन, रिफ्लेक्स वैसोडिलेशन। अब ब्रोंकियोस्पैम में हम लोग क्या देखे हैं, ब्रोंकियोस्पैम जो 5वां पॉइंट है इसमें देखे हैं हमारा गला जो होता है इट इज ए स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल होता है, और स्मूथ मसल में स्पैम हो के इस मीन्स इन्फ्लामेशन या ऐठन हो जाता है, और जब स्पैम हो जाता है तो पाइप जो है वो पूरी तरह से कंट्रैक्ट रिलीज नहीं कर पाता है और वो टाइट हो जाता है। उसमें जो टाइट हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उससे अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। अस्थमा की प्रॉब्लम होने पर उसे सांस लेने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें ब्रोंकियल सिक्रेशन। ब्रोंकियल सिक्रेशन क्या होते हैं, पेन, इन्फ्लामेशन, डायरेक्ट वैसोडिलेशन, ब्रोंकियोस्पैम और ब्रोंकियल सिक्रेशन, ये देख लिए। अब ब्रोंकियल सिक्रेशन को देखें, ब्रोंकियल सिक्रेशन क्या होता है, ये भी हमारे बॉडी के लिए नुकसान ही होता है। कैसे नुकसान होता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, कफ हो जाता है, खांसी आने लगता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ब्रोंकियल सिक्रेशन भी हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। आप गैस्ट्रिक सिक्रेशन देखते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन मतलब होता है एसिडिटी हो जाता है, फिर ये सब यहाँ पे हम लोग देखे ही हैं क्या होता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन ड्यू टू हिस्टामिन द HCl रिलीज फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड विच में काज ऑफ एसिडिटी, यही
सब होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। और लास्ट देखें हम लोग 8वां पॉइंट, इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन में हम लोग क्या देखे हैं, ये हमारे बॉडी के इम्यूनो सिस्टम को एक्टिवेट तो करते हैं, लेकिन ओवर एक्टिव होने पर इम्यूनो सिस्टम सप्रेस भी करते हैं, तो यही होता है इम्यूनोसप्रेशन हमारा। तो हम लोगों ने ये सब पूरा एकदम अच्छे से देख लिया और यहाँ पे पूरा एकदम हिंदी में भी समझ लिया। आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे सभी पॉइंट को, एक एक पॉइंट को जो लिखना है उसको आराम से लिख लेना। तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में। हिस्टामिन रिसेप्टर क्या होता है, क्या क्या पॉइंट होते हैं इसमें, कितने पार्ट में डिराइव्ड किए गए हैं, उसको देखते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर जो होता है, इट इज ए टाइप ऑफ जीपीसीआर रिसेप्टर। जीपीसीआर रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और यह 4 सब यूनिट में डिराइव्ड किया गया है, H1, H2, H3, H4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऑल दीज रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एंड गिव देयर एक्शन बाय द मैकेनिज्म ऑफ जीपीसीआर। या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे, दीज आर मेनली 4 रिसेप्टर्स इन विच हिस्टामिन बाइंड एंड गिव्स देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे H1। H1 हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्रेन, जीआईटी, सीवीएस, लिम्फोसाइट। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें देखिए स्टिमुलेट फास्फोलाइपेज पीएलसी। और उसके लोकेशंस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, स्मूथ मसल ऑफ रिस्पायरेटरी एंड जीआईटी ट्रैक। नेक्स्ट है पॉइंट है सीएनएस न्यूरॉन लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल इन हार्ट और टी सेल, बी सेल, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स। ठीक, तो ये है H1। और इसको इफेक्ट्स क्या क्या हैं तो वो देखिए, पेन, पायरुवेट, इनेक्टिंग, वैसोडिलेशन, हाइपोटेंशन, हेडेक, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी एट इन्फ्लामेशन साइट, ट्रिपल रिस्पॉन्स, ओडिमा फॉर्मेशन, सर्व एलर्जिक रिस्पॉन्स, एजी प्रोडक्शन। ठीक, अब देखते हैं H2। H2 क्या है, H2 कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मायोकार्डियल सेल, पेरिस्टल सेल में। ये यहाँ पाए जाते हैं 2 जगह में, मायोकार्डियल सेल, पेरिस्टल सेल। तो इसमें क्या लिखेंगे, स्टिमुलेट एड्रेनलाइकेज एंड इंक्रीज कैंप। लोकेशन इसके क्या क्या है, गैस्ट्रिक, पार्शियल सेल, वैस्कुलर, स्मूथ मसल, सीएनएस, हार्ट एंड यूट्रस। इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इफेक्ट को देखते हैं। उसके बाद H2 एंड H3 एंड H4 को भी देखते हैं। इफेक्ट इसके हैं, इंक्रीज इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन HCl, वैस्कुलर परमेबिलिटी, वैसोडिलेशन। ठीक, तो ये हैं इसके। अब H3 के क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ लोकेशन है, क्या क्या इफेक्ट हैं उसको देखते हैं। और H4 को देखते हैं। H3 का देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो यहाँ पे लिखा गया है, CNS, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो चलिए देखते हैं इसकी लोकेशंस को फिर से, मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये मोस्टली पाए जाते हैं CNS में। चलिए देखते हैं H3, इसका लोकेशन देखिए, मोस्टली फाउंड इन CNS। ये मोस्टली CNS में पाए जाते हैं। ठीक, इफेक्ट क्या है, इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज, प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर, मॉड्यूलेट द रिलीज ऑफ 5-HT, डोपामिन, NAD, ACH and GABA in CNS by acting as हेट्रो रिसेप्टर। तो ये सब हैं H3 का पार्ट, ये सब लिख देंगे। अब H4 में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, क्या क्या इफेक्ट हैं इसके, उसको चलिए देखते हैं। इसके PDF मैं बना के अभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सभी लोग उसको लिखना चाहते हैं तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। H4 लोकेशन इसके क्या क्या हैं, स्प्लीन, थाइमस सेल, ये यहाँ पाए जाते हैं, स्प्लीन एंड थाइमस सेल में। ठीक, देखिए हेमेटोपोटिक सेल, द स्टेम सेल दैट गिव्स राइज टू अदर ब्लड सेल। इफेक्ट क्या है, मॉड्यूलेट
इम्यूनो फंक्शन। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हिस्टामिन रिसेप्टर। हिस्टामिन रिसेप्टर हमारे 4 पार्ट में डिराइव किए हैं, H1, H2, H3, H4। इसको कैसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने अभी पूरा का पूरा देख लिया है, ठीक। और उसके बाद फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन में हम लोगों ने पूरा इसके 8 रोल के पढ़ लिए हैं। 8 रोल कौन कौन से हैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 8 रोल कौन कौन से हैं। ये हैं इसके 8 रोल। 8 रोल को हम लोगों ने पूरा का पूरा एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो इन सभी रोल में या फिर हिस्टामिन रिसेप्टर में किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आने से पहले मैं उसको थोड़ा सा समझा दूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा अगला। तो कल के वीडियो में आप लोग रेडी रहना। कल हम लोग का स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद थोड़ा सा सार देखेंगे उसका, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे H1 एंटागोनिस्ट, ठीक। तो डेली सभी लोग बने रहिए, वीडियो आराम आराम से चलता रहेगा। एक एक टॉपिक जितना पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा तैयार करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हम लोगों को केवल कंप्लीट करना है नोट्स, ऐसा काम नहीं करना। यहाँ पे एकदम आराम से अच्छी तरीके से समझते हुए ख़त्म करना, ठीक। तो जाने से पहले सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।